लीडर टीवी में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारी बातें जनाब पीर मज़हर अल हक साहब से जारी हैं। वक्फे से पहले मैंने पीर साहब के दादा मरहूम पीर इलाही बख्श साहब की सिंध असम्बली में उनकी जो खिदमात हैं उनके बारे में बातचीत हो रही थी। पीर साहब, आपके दादा की औलाद कितनी? उनको 5 बेटे और 2 बेटियां। अच्छा, 5 बेटों में से एक हुआ आपका वालिद पीर शाहनवाज साहब। वो नंबर 2। पहला नंबर पीर मोहम्मद नवाज। उसने क्या किया नवाज साहब ने? कुछ नहीं, ज़मींदारी। वालिद साहब ने? वालिद साहब अलीगढ़ तक पहुँचे। हाँ। फर्स्ट ईयर किया और डॉक्टर नबी बख्श बलोच के साथ उनके रूममेट रहे। वो सीनियर थे और जब वापस आए तो वो फिर दोबारा नहीं गए। तो मैट्रिक समझे कि और फर्स्ट ईयर तो होता नहीं है वो पास। तीसरे पीर अब्दुल मजीद। क्या किया? वो इंडस रिजर्व पुलिस होती थी, उसमें वो लेफ्टिनेंट थे। कच्चे पे? नहीं, पक्के पे था। इंडस का मतलब कच्चा? ये मुझे पता। सिंध पुलिस रिजर्व पुलिस में थे वो। बाकायदे वो यूँ समझे कि सेमी मिलिट्री। ठीक हुआ। वो चौथा पीर अब्दुल हमीद। हाँ। वो बस वो पॉलिटिक्स में, लोकल पॉलिटिक्स में चेयरमैन यूनियन काउंसिल थे। 5वें वकील हैं माशाल्लाह, अभी तक हैं माशाल्लाह। वो वकील हैं, मतलब प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे हैं। क्या नाम? सही नहीं, पीर अब्दुल रशीद साहब है। और बहनें, उनकी जो बेटियां? किनकी? दादा की। आपकी जो फूफियां? एक फूफू इंतकाल हो गया और शादी हुई। एजुकेशन उनकी इतनी नहीं थी। और दूसरी फूफी है, अभी तक जिंदा हैं माशाल्लाह। 80-85 की होंगी माशाल्लाह। तो वो कुछ तालीम उन्होंने हासिल की। बाकी अब उनकी औलादें माशाल्लाह ज़बरदस्त हाईली एजुकेटेड हैं। अभी आप अपने वालिद से शुरू करें, उन्होंने क्या किया? ज़मींदारी। हाँ। कि उन्होंने सियासत क्यों नहीं की? सियासत की। दादा ने उनको, जब जीएम सैयद ने उनको डिस्क्वालीफाई कराया काजी अकबर साहब की इलेक्शन में। कितने वोटों से डिस्क्वालीफाई किया जजों ने। वो जो पहले फार्म के वक्त ही जो ट्रिब्यूनल में गया। ट्रिब्यूनल ने दादा को डिस्क्वालीफाई किया। ही वाज सिटिंग चीफ मिनिस्टर। मेरे ख्याल में जस्टिस नाना थे या कोई थे। ये 48-49 की बात है ना? हाँ, 49 की बात। हाँ। तो नाना को भी डिस्क्वालीफाई किया, दादा को भी किया। फिर वो अपील में गए, लेकिन वो इलेक्शन 6 महीने के बाद दूसरी होनी थी। आपके नाना है काजी मोहम्मद अकबर साहब, जो अली काजी और मोहम्मद असलम और इनके वालिद मोहतरम। ठीक है। ये आपके मामू हैं? अच्छा, मतलब काजी सलीम, काजी अली, काजी अयूब, काजी असलम, ये चारों आपके मामू हैं। और ये मामूजाद कज़न है असद आबिद साहब वाले। वो मेरे अम्मी के कज़न्स हैं, फर्स्ट कज़न। खालादाद भाई भी और चचादाद भाई भी है। तो काजी आबिद के बेटे हैं ना। तो काजी आबिद साहब और काजी अकबर साहब दोनों में से एडवांस कौन था? दोनों। वो उनकी जॉइंट स्ट्रेटजी होती थी। अच्छा। पॉलिटिक्स में, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की लोकल काउंसिल से। उनके वालिद काजी अब्दुल कयूम वो प्रेसिडेंट थे हैदराबाद म्यूनसिपल कमेटी के, और मेरे ख्याल में वो शायद पहले थे मुसलमान। उससे पहले हमेशा हिंदू आते थे। तो उन्होंने उनको, काजी अब्दुल कयूम बहुत ज़हीन आदमी भी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यंग एज में फोत हो गए। तो नाना की उम्र सिर्फ 17-18 साल थी। तो उनकी जगह पे काउंसलर भी उनको मुंतखब किया, और पहले वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट भी। वो प्रेसिडेंट जो मुंतखब हुए वो चले गए इंडिया, मतलब छुट्टी ले गए, ताकि ये अपना टेन्योर वो 1 साल का होता था। आपके ननियाल तो 7 से हैं? जी हाँ, 7 ननियाल 7 से हैं, और ददियाल जो है वो भी 7 से हैं, लेकिन शहर से नहीं है, तहसील से हैं।
लेकिन वो दादा जो थे वो चूँकि लाड़काना में प्रैक्टिस करते थे, तो दादू में अपना फिर उन्होंने सेटलमेंट की। नहीं, वो पैदा तो भान सईदाबाद वो तो 7 में है ना, 7 में। इसलिए मैंने कहा कि दोनों का ताल्लुक तहसील 7 से था, लेकिन वो तो बहुत पहले 7 छोड़ चुके थे। अच्छा, फिर आपके वालिद ने पॉलिटिक्स नहीं की? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो उनको जब वो डिस्क्वालीफाई हुए तो दादा ने बाबा को अपना जानशीन मुकर्रर किया और इलेक्शन लड़ाया, फॉर्म भरवाया दादा का, बाबा का फॉर्म भरा। तो वो उस वक्त में डिप्टी कमिश्नर थे, रिटर्निंग ऑफिसर। वो यही कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर आके वहाँ बैठ गया डीसी हाउस में और कहा कि इनका फॉर्म रद्द करो। तो उन्होंने कहा किस ग्राउंड पे? तो उनका एक डॉक्टर गुलाम रसूल शेख थे, शायद उनका नाम ये था, वो सिविल सर्जन थे। उसको बुला के कहा गया कि भाई इनको आप लिख के दो कि ही इज़ माइनर। उन्होंने कहा सही, वो माइनर तो नहीं है, क्योंकि उनको 3 बेटे हैं। उनकी शादी, मशहूर शादी थी हैदराबाद की, 25 साल की उम्र में शादी की है, 3 बच्चे हैं। तो उनके इस वक्त उनकी उम्र 30 साल होगी, तो माइनर कैसे करूं? उन्होंने कहा फिर तुमको जेल में डालते हैं, तुम्हारी मर्जी। तो शेख साहब तो थे बेचारे, उन्होंने कहा कि यहाँ जो वाला कहें लिख के दो। उन्होंने लिख के दिया कि कहो कि वंस आई सॉ पीर शाह नवाज पासिंग बाय द विंडो ऑफ माई ऑफिस, ही अपीयर टू बी अ माइनर। इस सर्टिफिकेट पे डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा गया कि अब इसका फॉर्म रिजेक्ट करो। अगर वो रिजेक्ट नहीं होता फॉर्म, तो हो सकता है कि दादा जान के बाद बाबा ही चले आते। आपकी फैमिली की नई पॉलिटिक्स होती, लेकिन वो बदकिस्मती से वो नहीं हुआ। और फिर बाबा इंटरेस्टेड नहीं थे, दादा का हुक्म था तो खड़े हुए थे। फिर लेकिन देखें कि उनके ख़ानदान में से फिर मैं, मेरी बेटी, मेरे बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो पीर शाहनवाज का ही चला सिलसिला। लेकिन ये दादा की सिलेक्शन बाबा की थी, फिर मेरी थी, फिर बाकी मैंने फिर अपनी देखा कि इस लेगेसी को चलाना चाहिए। असल में पॉलिटिक्स मेरा एक्चुअली पैशन नहीं था, मैं तो अखबार में काम करता था। अभी आप कब पैदा हुए? 1947। 14 सितंबर 1947। आपके कितने बच्चे? माशाल्लाह 5। कितनी बेटियां? 2 बेटियां, 2 बेटे। 3 बेटे। शादी एक है? शादी एक। अच्छा। ये सवाल मेरे से साईं कायम अली शाह बार बार पूछते हैं। अच्छा, आज आप भी पूछने हैं। नहीं, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाँ, बल्कि फ़ायदा ही है। हो सकता है कोई सुन ले। मुझे एक बात बताएं कि आप प्राइमरी कहाँ पढ़े? प्राइमरी में एक्चुअली दादू में पढ़ा। सेकेंडरी प्राइमरी में मैं हैदराबाद में भी पढ़ा। अच्छा। 2 उधर 2 उधर। वो ट्रेनिंग कॉलेज फॉर मैन हैदराबाद के प्रैक्टिसिंग स्कूल में पढ़ा। सेकेंडरी सारा अरसा गवर्नमेंट, जो अब उसका नाम मैंने वापस पुराना रखा, दीवान हीरानंद नवल राय एकेडमी हाई स्कूल, वो उस वक्त गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल के नाम से था, उसमें मैट्रिक वहीं से गया। कौन से बड़े असातिज़ा ने पढ़ाया आपको, मशहूर जो हो? मेरे उस असातिज़ा में एक तो साईं मोहम्मद हसन भुट्टो साहब थे, जो बाद में यूनिवर्सिटी में भी मेरे उस्ताद बने। दूसरे सर मोहम्मद हसन भुट्टो साहब रजिस्ट्रार भी हुए ना? नहीं, उनका रजिस्ट्रार का मुझे पता नहीं, लेकिन रजिस्ट्रार वो नहीं, नवाज अली भुट्टो थे। वो नवाज अली भुट्टो, गुलाम रज़ा भुट्टो के बेटे। और ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में रहे। ये सिंध पब्लिक जी चेयरमैन रहे, फेडरल सेक्रेटरी भी रहे। हाँ, फेडरल सेक्रेटरी भी थे। ये जो भुट्टो साहब ने जो डायरेक्ट लिए थे ना, उन्होंने प्रोफेसर्स लिए और दूसरे भी काफ़ी, उनमें से भुट्टो साहब भी वहाँ चले गए, वो थे। और साईं अला बचाए नारे जो थे, सर गुलाम हुसैन सचारवी जो है, वो मेरे उस्ताद थे। मेजर, हाँ, वो एजुकेशन कोर में बाद में गए, एडिटर हुए। साईं रजब अली लिगारी थे, जो बाद में सेशन जज हुए, और ये मेरे असातिज़ा में थे। और साईं प्यारे लाल पहले हमारे थे, जो असल तो डहर की के थे, वो हमारे टीचर थे, मैथ्स पढ़ाते थे। साईं अब्दुल लतीफ़
शेख थे जो स्टील मिल में फिर अफसर बन के गए। तो ये सर सईद शेख थे जो इसका बेटा इकबाल सईद है, यहाँ सेक्रेटरी है, वो थे। और क्लास टीचर्स में सर रफ़ीक सिद्दीकी जो बाद में डायरेक्टर स्कूल बने लाड़काना के, वो मेरे उस्ताद थे, क्लास टीचर थे। और हेडमास्टर जो थे वो काफ़ी अच्छे हमारे हेडमास्टर थे, जो सर शुजा थे, सर अब्दुल कईम थे, और डिप्टी हेड सर अस्करी थे। मतलब सर दाऊद हमारे टीचर थे जो बाद में सिविल जज बने और जुडिशरी में चले गए। तो हमारे पास माशाल्लाह अच्छे उस्ताद। उस ज़माने में सर यूसुफ थे हमारे मैथ्स के, लेजेंड्स थे। मैं समझता हूँ इन जैसे टीचर्स अभी तो मैंने नहीं देखे बेहतरीन। फिर आपने डिग्री कॉलेज कहाँ से? गवर्नमेंट कॉलेज फुलेली में फ़र्स्ट ईयर पढ़ा, और इंटर मुस्लिम कॉलेज हैदराबाद। अच्छा, आपको कुछ याद है कि दादू और हैदराबाद में फ़र्क क्या था? आप पे क्या क्या असरात हुए होंगे उस ज़माने में? वो देखिए ना, हैदराबाद एक अर्बन एरिया था, वहाँ की सोच, वहाँ का चलन वलन बिल्कुल शहरी स्टाइल में था। लेकिन हम ये कि छुट्टियों में दादू जाते थे गांव अपने, तो हमें अच्छा लगता था गांव अपना। दादू में दादा जान भी प्रैक्टिस करते थे, कभी कभी वो भी आते थे दादू में, तो मैं फिर उनके साथ ही होता था। तो सब में हालांकि बिजली भी नहीं थी, वो झली चलाते थे, लेकिन उनके साथ मज़ा आता था। वो बातें बड़ी प्यारी उनकी जो होती थी, मैं बहुत इम्प्रेस होता था। एक्चुअली मैंने उनको बहुत उनसे सीखा है, उनकी ज़िंदगी से। उनकी जो सारी पॉलिटिक्स जो थी ना, वो परसुएसिव थी। परसुएट करना किसी को, मतलब अपनी बात के ऊपर लाने के लिए दलाइल से और इस्तदलाल से, रीज़न से, वो इस तरह परसुएट करते थे लोगों को। मेरे नाना वो भी पॉलिटिशियन थे, वो असर्टिव थे, वो अपनी बात को असर्ट करते थे। बड़े दोनों समझदार थे, दोनों पढ़े लिखे थे। मेरा दादा तो माशाल्लाह MA LLB था, या काफ़ी वकला, जस्टिस मज़हर अली जो बाद में हाई कोर्ट के जज बने और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट बने, वो उनके जूनियर थे। और बाद में उनके बेटे के ससुर, उनकी बेटी से शादी भी कराई दादा ने, छोटे में छोटे बेटे। मतलब है कि दादा जान का जो अंदाज़ था वो परसुएसिव था, ओबलाइजिंग, हर एक को ओबलाइज करना, बस जो आया उसको नाराज़ नहीं करना है, ये उनकी। कितने भाई हैं? हम 5 हैं इस वक्त। एक छठा तो था, फोर्थ हो गया, भाई बहन कोई नहीं थी। बहन नहीं। आपकी वालदा वो है काजी अकबर साहब की बेटी? बड़ी बेटी। बड़ी बेटी। अम्मा का नाम क्या है? हमीदा। हमीदा बेगम, ठीक है। और जो आपकी दादी है वो कहाँ से थी? दादी मेरी जो सगी थी, उनका नाम बख्तावर था। वो हमारे ख़ानदान के जो दादा के जो चचाजाद भाई थे, वो रहते थे सादकाबाद में। तो दादा ने शादी अपनी कज़न से की, तो उनको ले आए शादी करके। तो वो सादकाबाद अपने फैमिली से ही शादी? हाँ, फैमिली से। हाँ। उस वक्त में हमारे ख़ानदान, मैंने बताया ना कि हमारा ख़ानदान जो है ना, अभी बेलपट और भागनाड़ी में भी है। वो मैं एक जगह मिले तो उन्होंने कहा कि हम आपस में रिश्तेदार हैं। मैंने कहा बिल्कुल, बताया उन्होंने कि। तो मैंने कहा भाई ये पीरों का ख़ानदान, हमारी एक दरगाह इंडिया में भी है, वहाँ भी हमारे एक रिश्तेदार जाते थे उधर। तो बाद में तो उन बेचारों को बड़ी प्राइस भी देनी पड़ी कि क्यों जाते हो इंडिया, हालांकि वो उनकी दरगाह थी। आपकी तालीम डिग्री कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में शुरू हुई? वहाँ आपने क्या पढ़ा? वहाँ BA ऑनर्स की और MA की, लेकिन फर्स्ट क्लास फर्स्ट में की। वेरी गुड। और किस सब्जेक्ट में? पॉलिटिकल साइंस में। कौन थे टीचर? मेरे टीचर साईं मोहम्मद हसन भुट्टो साहब थे, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट। डॉक्टर, मतलब जिसने स्कूल में पढ़ाया, नीचे पढ़ाया स्कूल में, इत्तेफाक से वो ही। खालिद शहीद आखून साहब थे, रोड़ी के थे, वो हमारे प्रोफेसर थे। डॉक्टर न्याजुल खान मरहूम, वो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो भी पढ़ाते थे। और
दूसरे हमारी एक मैडम शेख थी, उनका नाम अभी मेरे से, हमारी पड़ोसी भी थी सिविल लाइन में, वो भी थी। और वहाँ पर प्रोफेसर हसन शेख थे, प्रोफेसर वारसी थे, बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत ज़बरदस्त टीचर थे। और आपने पॉलिटिकल साइंस के बाद क्या किया, जॉब की? मैं तो मैट्रिक का इम्तहान दे के मैं इबरत में ज्वाइन किया एज प्रूफ रीडर और अच्छा, अप्रेंटिस सब एडिटर। मतलब वो अपनी किफ़ालत के लिए या शौक था? नहीं, किफ़ालत के लिए। अच्छा, शौक इस उम्र में तो शौक खेल का होता है, हमने खेल इसलिए खेला नहीं। बस वो मेरी जो नानी थी उनको बड़ा फ़िक्र होता था कि मेरी अम्मी चूँकि उनको टीचर की जॉब दिलाई कि भाई हालात ऐसे हैं, वालिद साहब सूफ़ी फ़कीर बन गए, वो अपना लाहुतला मकान चले गए और बस बड़ी चेंजेस आई। तो वो हमारी डेस्टिनी यही थी कि हम मेहनत करें, मेहनत कश बने। वालदा मीरा हाई स्कूल में टीचर बन गई, मैं इबरत में जाके प्रूफ रीडर बना। कैसा रहा तजुर्बा काय का? प्रूफ रीडिंग का? सही, प्रूफ रीडिंग जो है ना, उसने मेरी सारी ज़िंदगी में मेरी मदद की है। और सब एडिटर का भी उन्होंने मुझे पहले अप्रेंटिस पर बाकायदे बनाया, हेडिंग लगाना, ख़बरों की एडिटिंग करना। हमारे सहाफ़ी भाई जो उस वक्त मेरी रिपोर्टें भेजते थे, अगर आप एज इट इज़ छाप देते ना तो आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं हमारे। लेकिन हमारे अली मोहम्मद शेख साहब हमारे एडिटर थे, वो बहुत सख्त आदमी थे। वो कहते थे वैसे दोस्त हो, इस मामले में दोस्ती नहीं है। तो एक तो प्रूफ की गलती नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये कि गलत ख़बर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलत ख़बर कहता है वो है जिसकी तरदीद नहीं हो। अगर तरदीद की तो फिर आप सहाफ़ी नहीं हैं। अभी तो कोई मज़ाक का नहीं है, अभी तो कहते हैं क्या है तरदीद का। अभी तो केयर फ्री अप्रोच है, आई तो आई, खैर है। नहीं, वो उस वक्त में अभी तो कहते हैं हमारी लेटर प्रेस होती थी ना, ये थोड़ी ना कंप्यूटर वगैरह कहाँ थे। फिर प्रूफ रीडर कितना? हमारे पास सिर्फ एक मशीन थी, वो थी टेली प्रिंटर, जैसे एपीपी की खबरें आती थी, टिक वो जारी होती थी। टेलेक्स आती? नहीं, एक टेली प्रिंटर मशीन होती थी। टेलेक्स तो नहीं था, उसको टेली प्रिंटर कहते थे। उसमें खबरें आती थी और हम जाके वो जो कागज आता है उसको टेलेक्स कहते हो सकता है, लेकिन हम हमारे ज़माने में टेलेक्स नहीं कहते। वो टेली प्रिंटर है। टेली प्रिंटर वो आता, फाड़ के छापता है। वो अजीज शेख साहब हमें देते थे, भाई तर्जुमा करो उसको खुद भी बैठ जाते थे। तो मतलब है कि सिलग आपको देता जाता। हाँ, सिलग आपको देते जाते, आप ये करो, आप ये करो, ये सब आके मोहम्मद हयात बलोच भी थे, दूसरे भी थे, सब मतलब न्यूज़ प्रिंट पे वो इंग्लिश में छपता था। प्रूफ रीडिंग में हमारे परवानू भट्टी साहब हमारे उस्ताद थे, वो बहुत सख्त थे। वो सबसे ज़्यादा वो फाइनल वही प्रूफ चेक करते थे। और हमारे जो कंपोजिटर हजरात थे वो भी, उनके हाथ भी काले, कागज़ को हमारे भी हाथ काले हो जाते थे। और वो उसकी मुझे एक बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी बकौल मेरे डॉक्टर के, जो हाल ही में जिसने मेरा पहला मरतबा डिटेक्ट किया कि आपको ये हो गया है, ब्लेडर में आपको ट्यूमर निकला है। तो उसका उन्होंने वजह ये बताई कि ये थाउजेंड्स में होता है। और उसमें मैंने कहा इसका रीज़न क्या है? का रीज़न उसका 3 है। हैवी स्मोकर, जो मैं नहीं था, ज़िंदगी भर नहीं पी। दूसरा पेंटर, जो आप पेंटिंग करते हो ना, कलर को उठा के, जी उसके केमिकल्स आ गया वो। तीसरा, अगर आपने किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम किया है, तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ बैठी थी, उनको तो पता था कि मैं अखबार में पौने 7 साल मैंने काम किया। सारा दिन प्रूफ रीडिंग करना, ये करना, हाथ सारे काले, फिर उसी से खाना खा रहे हैं, उसी के ऊपर खाना लगा के खाते थे, उसी कागज़। एडिटर साहब बुला जाओ भाई खाना खाओ, हमारा खाना उधर से आया, उनका उधर से आया, बैठ के सब उसी पे बिछा। किसी ने नहीं सोचा कि दिस इज़ डेंजरस। फिर प्लेट रूम में चले जाते थे, वहाँ पर भी नाक पे हमने कभी नहीं बांधा। ये जो अभी मास्क तो अभी आया है, ये कोरोना ने हमें मेहरबानी की है। तो 7 बरस आप प्रेस पे रहे, पौने 7 और तालीम भी पूरी की।
तालीम ये करता था कि 2 महीने छुट्टी ले लेता था, यूनिवर्सिटी में जाके ख़ुद को बंद कर देता था। अपने मेरे भाई वहाँ उनके पास कमरे होते थे, मैं 2 महीना छुट्टी ली और कहता था काजी साहब आना है। मामू भी थे, काजी सईद अकबर साहब ने, अब पढ़ना भी है ना, तो उन्होंने कहा जाओ, तो दे आराम से। वो बाहर में इंटरनेशनल हॉस्टल में हम बाहर से बंद करके ताला लगा के अंदर खिड़की से अंदर कूद के और ऊपर सब पे लाइटों पे पर्दे वर्दे रख के और फिर बैठ के पढ़ते थे। सारा दिन रात तालीम में लगा दी, पढ़ाई में। और हमें पता था कि कंपटीशन था, हमें पहले साल ही पता पड़ गया बी ऑनर्स के कि अगर मैं थोड़ी मेहनत करूं तो टॉप पे आ जाऊंगा। क्योंकि जो दूसरा नंबर खातून आई थी या पहले नंबर पे वो खातून थी एक, तो उस बेचारी का कोई शादी वादी हुई है क्या, वो साउथ अफ्रीका चली गई, तो मैं नंबर 1 आ गया। अब नंबर 1 आ गया तो नंबर 2 और 3 भी लगे हुए थे कि वो करें। रहीम लिगारी और गुलाम अज़हर मेमन और दूसरे बहुत सारे थे हमारे। कंपटीशन थी सख्त। अली अकबर शाह, मतलब ये था कि भाई लेनी है पोजीशन। तो फिर उसमें अल्लाह का करम है, पहले साल के बाद अंदाज़ा हुआ कि पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हम पोजीशन लेंगे। जब देखा नहीं बिल नंबर अच्छे आए हैं, फिर और दबा के मेहनत की तो तीसरे साल फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया। फिर उसके बाद मेरे मामू थे काजी सईद अकबर साहब, उन्होंने कहा छोड़ो भाई, अब ये तुम छोटी नौकरी कर रहे हो, इबरत में तुम्हें क्या मिलता है। 150 तक, 250 तक पहुँचे। अब तुम्हें हबीब बैंक कितने में शुरू की? 90 रुपया। 90 रुपये से 150 तक। और 90 रुपया से फिर वो देते थे हमें इतवार का जो ड्योड़ा है जिसको कहते थे हम उस वक्त में, अलाउंस ओवर टाइम, तो मिला के 119 या 120 हो जाते थे। लेकिन फिर वो 170 तक 80 तक पहुँचे तो मैं फर्स्ट पोजीशन आया। तो मेरे मामू इनको सबको पता पड़ा कि ये कोई बेकार आदमी नहीं, तो इसको कहा, मुझे कहा कि तुम हबीब बैंक में ज्वाइन करो। तो उसके लिए टेस्ट देना पड़ता था, सारे पाकिस्तान से आते थे। तो हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में हमारा टेस्ट। कौन सा ईयर है ये? 1969। अभी 1 यूनिट है? 1 यूनिट भी था, पाकिस्तान भी था। नहीं, पाकिस्तान तो था ही ना। 1 यूनिट था ना, जुलाई 70 में गया। फिर वो उसमें क्या हुआ कि मैं 3 महीने मैंने हबीब बैंक में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में काम किया। 3 महीने के बाद मैंने सोचा जिस वजह से मैंने साइंस छोड़ के आर्ट्स की, वो मैथ्स थी। यहाँ फिर सारा मैथ्स है, 2 और 2 4 टोटल। मैंने कहा ये वही काउंटिंग। आप यकीन करें, आप शायद मजाक में, मुझे आज तक नोट गिनने नहीं आते पूरे, गलती करता हूँ। जो है वो मैंने जाके उधर उनको खुद ही इस्तीफ़ा दे दी, मामू को बताया नहीं। मैंने कहा आपने इबरत ग्रुप छोड़ दिया, अभी बैंक ज्वाइन की। नाजरीन, पीर साहब अभी प्रोफेशनल लाइफ में, वैसे तो वो प्रूफ रीडर के तौर पर भी अपनी किफ़ालत की वजह से उसमें शामिल थे, लेकिन अभी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन पॉलिटिकल साइंस के एक अहम तरीन मार्का मारने के बाद वो अब नई ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं। हम एक छोटे से वक्फे के बाद उनकी नई ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानना चाहेंगे। हमारे साथ रहिएगा।